सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए, और अगर आपको सिर्फ ईटीएस को समझना है तो भी आप ये लेक्चर को डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, एनसीईआरटी का जितना भी चीज़ है सारा कुछ मैं लेकर आया हूँ। थोड़ा सा आज कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा क्योंकि आज चैप्टर का एंड है, यही लास्ट लेक्चर है हमारा। कल से जैसे प्रैक्टिस सेशन आता है क्वेश्चन का ऐसा आएगा, और परसों को पीवाईक्यूज भी आएगा। ठीक है, और जैसा कि करीब करीब एक मंथ जो है मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था हेल्थ इशू की वजह से, तो अब से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, यानी कि लेक्चर ज़्यादा आएगा, एक दिन में 2 के करीब आसपास मैं लेक्चर डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यह बात है। ईटीएस आप सबको ही मुश्किल लगता है, मुझे पता है। क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है मैं सिर्फ वही जगह आपको पढ़ाऊँगा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की ईटीएस में कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, वो पॉइंट्स सिर्फ ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर आएगा वहीं से आएगा, लेकिन नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ईटीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कहाँ पर है, कल बता दिया था, फिर एक बार बता दो। लोकेशन होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको फ्रेश नोट्स चाहिए तो आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, चेक कर लेना। जो होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखो पार्टिकुलर तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या होता है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स का ये ग्रुप है, और कितने ये होता है, नंबर होता है इसका 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स का ये ग्रुप होता है। ठीक है, चलो ये होता है सिंपल इसका डेफिनेशन। अब ऐसे इसको समझ, मैं जो जो बताऊंगा सिर्फ उसी को सुनना, उन लाइन को सिर्फ ध्यान से सुनना, उससे ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ईटीएस में ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ईटीएस में यूज्ड नहीं होता। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो ईटीएस में यूज नहीं होता, वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन H2O में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। आपको मैं ये देखो, मैंने पिक्चर तो यहाँ पर लिया है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। थोड़ा सा हो सके तो इसे और बड़ा करते हैं, रुक जाओ। ये देखो, ये मैंने पाथवे जो है ना ईटीएस का, वो मैंने ड्रॉ करके रखा है कि कैसे कहाँ से कैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है। ठीक है, ये आपको देखने की समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये नहीं आएगा, ये जो ड्राइंग है वो नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ये देखो, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, O2 है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, H+ भी हो रहा है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमेशा याद रखना O2 होता है। O2 ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ईटीएस में। किस में? ईटीएस में। हो गया, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है H2O में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है H2O में। अब तक कितने सवाल यहाँ से बन सकते हैं मैंने जितना पढ़ाया? कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, लोकेशन क्या होता है ईटीएस का, इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होते हैं, और क्वेश्चन बन सकता है ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है। लोकेशन होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 4 ग्रुप का एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ईटीएस में यूज नहीं होता, ये H2O में कन्वर्ट हो जाता है। क्या? इलेक्ट्रॉन H2O में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ईटीएस में होता है ऑक्सीजन। हो गया, समझ में आया? हो गया, ध्यान से एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर पहले एक बार हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा है।
देखो कॉम्प्लेक्स बहुत सी चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में, लेकिन आपको सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको बता दूंगा, कौन से कॉम्प्लेक्स में आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप मेरे ऊपर 1% भी अगर ट्रस्ट करते हो तो ट्रस्ट करके देखो, अगर क्वेश्चन आया नीट में 23 साल में 2023 में, तो आप कमेंट करना इस वीडियो में आके कि भैया जो भी क्वेश्चन आया है आपके नोट्स में से आया है। मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, आप मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं गारंटी देता हूँ ये मेरे नोट्स से बाहर आएगा नहीं। अगर आएगा तो नोट्स से अंदर ही आएगा, और अगर नहीं आया तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा नीट में, ठीक है। मैं इतना आपको कह दे रहा हूँ। देखो कॉम्प्लेक्स वन में 2 कैरियर्स होते हैं। क्या? 2 कैरियर्स, एफ एम एन और एफ ई एस। क्या? एफ एम एन और एफ ई एस, 2 कैरियर होते हैं। ध्यान रहेगा क्या क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स वन में। कॉम्प्लेक्स वन में होते हैं एफ एम एन एंड एफ ई एस, ठीक है। यूबीक्विनोन एक चीज़ है, यूबीक्विनोन ये होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या? यूबीक्विनोन होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के ऊपर क्वेश्चन आता है और वहाँ पर ऑप्शन में यूबीक्विनोन रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये लिखा दे रहा हूँ, यूबीक्विनोन होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। जो कॉम्प्लेक्स वन होते हैं, कॉम्प्लेक्स वन, उसका नेम क्या होता है? उसका नेम होता है NADH डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स। नेम को ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैच इन द कॉलम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो NADH है, NADH होता है ना, NADH कॉम्प्लेक्स वन होता है NADH डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो यूबीक्विनोन होता है वो होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या? वो होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, यूबीक्विनोन। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में। कॉम्प्लेक्स 3 का नेम क्या है? कॉम्प्लेक्स 3 का नेम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। मुझे पता है आपको नेम थोड़ा सा इधर गड़बड़ लग रहा होगा, लेकिन याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स 1 होता है NADH डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। आप पूछोगे कि भैया कॉम्प्लेक्स 1 बता दिया, कॉम्प्लेक्स 3 बता दिया, कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ पर गया? मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो, आपका हो जाएगा। ETS आपका हो जाएगा। ETS से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब कुछ आपसे बन जाएगा, ठीक है। मेरे ऊपर भरोसा करो। कॉम्प्लेक्स 3 होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसमें कुछ और भी रहता है, ये देखो, साइटोक्रोम B, FES, यूबीक्विनोन, साइटोक्रोम C1। क्या? साइटोक्रोम B, FES, यूबीक्विनोन एंड साइटोक्रोम C1, ठीक है। समझ में आया? ये रहता है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। क्या? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, याद रहेगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडेज। अब इसमें एक और चीज़ जो है, मेन चीज़ें वो ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या पड़ता है? ये इनहिबिट होता है। इनहिबिट किसके द्वारा? साइनाइड के द्वारा। अगर साइनाइड आ गया तो ये साइटोक्रोम जो 4 है वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। साइटोक्रोम 4 इनहिबिट हो जाएगा, साइनाइड जब आ जाएगा इनहिबिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आया है तो मैं ये यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आया है सारा कुछ यहाँ पर है, और जो आ सकता है वो भी यहाँ पर है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। साइटोक्रोम 4 का नाम तो हो गया, नाम आपको पता चल गया, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। 2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखने को मिलता है, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। क्या क्या? साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। याद रखना कॉम्प्लेक्स 4 में 2 देखने को मिलता है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम AC। CYT मैंने यहाँ पर लिखा है, CYT का मतलब है साइटोक्रोम, ये तो समझ में आया होगा। 2 कॉपर यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 कॉपर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा, 2 कॉपर पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है।
क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है किसको, साइटोक्रोम सी को, याद रहेगा, साइटोक्रोम सी को ये ऑक्सीडाइज करता है, क्या करता है, ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम सी को। हो गया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चलो। कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है, 2 कैरियर रहते हैं, FMN एंड FES। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। मेरे साथ याद करो, ठीक है। UQ क्या होता है, UQ होता है, फुल फॉर्म होता है यूबिक्विनोन। इसका काम क्या है, ये है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, क्या, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स 3, क्या नाम है इसका, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या क्या देखने को मिलता है, साइटोक्रोम B, FES, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C1, ठीक है। चलो, उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स 4। इसका क्या नाम है, इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स, क्या, साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स। क्या क्या होता है, साइटोक्रोम A रहता है, साइटोक्रोम A3 रहता है, क्या, A एंड A3। 2 कॉपर यहाँ पर पाए जाते हैं और ये सायानाइड के द्वारा इनहिबिट होते हैं, ठीक है, क्या, सायानाइड के द्वारा इनहिबिट होते हैं। और क्या करते हैं, साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या, साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज करते हैं। देखो आपको नाम में ही पता चल जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडाइज करते हैं साइटोक्रोम सी को, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, FMN एंड FES, ठीक है, इसको याद रखना, भूलना मत इसे, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ जो मैंने, ये जो पहला चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर के बारे में, ऐसा कुछ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके जानकारी के लिए ये लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन कैरियर 2 टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होगा, सॉरी, कैरियर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, दूसरा होते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन कैरियर, क्या, इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन कैरियर। इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड हाइड्रोजन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही कैरी होंगे, लेकिन हाइड्रोजन कैरियर में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही होंगे। H+ को प्रोटॉन कहते हैं, पता है ना, इतना केमिस्ट्री तो मुझे लगता है सबको आता है, प्रोटॉन, ठीक है। चलो, जिस कैरियर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैरी होंगे उसको हाइड्रोजन कैरियर कहते हैं। और इस हाइड्रोजन कैरियर के मदद से ही हमारा ATP जो होता है प्रोड्यूस होता है, क्या, ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ, क्या हो गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है वो क्या करता है, सिंथेसिस ATP सिंथेसिस करता है, ठीक है, रुक जाओ। कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो ATP सिंथेसिस, क्या हो रहा है यार, चलो, कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो ATP सिंथेसिस करता है, क्या, ATP सिंथेसिस करता है। ये एक बात आती है, ये आपको और भी जगह पर देखने को मिलेगा, आप जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे ना, जाइलम फ्लोएम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही पढ़ लो, जो F1 होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेड, और जो F0 होते हैं ना उसको हम चैनल कहते हैं, क्या, F1 को हम हेड कहते हैं, F0 को चैनल कहते हैं। F1 हेड होता है, F0 चैनल होता है, याद रखो, ठीक है, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलो, जो साइटोक्रोम C होता है वो क्या होता है, साइटोक्रोम C जो होता है वो क्या होता है, मेनली साइटोक्रोम क्या होता है, Fe कॉन्टेनिंग यानी कि फेरी कॉन्टेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर, क्या, Fe कॉन्टेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर, साइटोक्रोम होता है Fe कॉन्टेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। ऑर्गेनल क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ETS, ठीक है। ऑर्गेनल क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ETS। ये फाइनल प्रोडक्ट। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, NADH, एक NADH आता है, एक FADH2 आता है, ठीक है। क्या क्या मिलता है देखो, एक NADH मिलता है, एक FADH2, एक NADH से 3 ATP बनता है, एक FADH2 से 2 ATP बनता है, यानी कि टोटल 5 ATP, ठीक है। ये OP है,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट एटीपी, डायरेक्ट एसएलपी नहीं है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी कि डायरेक्ट एटीपी ये नहीं है, इनडायरेक्ट एटीपी है, ठीक है। ये एक कभी मत भूलना, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। जो ईटीएस होता है वो रन नहीं कर सकता। O2 ये क्या है जाना, ये चला गया। O2 यानी कि ऑक्सीजन NADH FADH2, अगर ये तीनों चीज़ नहीं रहेगा तो ETS स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन NADH FADH2 अगर नहीं रहेगा तो ETS स्टार्ट ही नहीं होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसे इसको पढ़ना होता है। चलो, ये कुछ चीज़ें क्या क्या है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कौन सा चीज़ कहाँ पर एंटर होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन तो स्टेप वाइज होता है, स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस है रेस्पिरेशन। बहुत से हम जब खाते हैं, खाने पे जो हमारा डाइट होता है उसमें फैट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, लेकिन कौन सा चीज़ रेस्पिरेशन के कौन से स्टेप में एंटर होगा ये तो जानना ज़रूरी है। इसीलिए फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों में कन्वर्ट होता है। ग्लिसरॉल डाई हैप में एंट्री करता है, किसमें, डाई हैप में। फैटी एसिड एसिटाइल कोए में एंट्री करता है, ठीक है। ऐसे बीटा ऑक्सीडेशन इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। ये आप भी रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया है, ठीक है मैंने। ग्लिसरॉल जो है वो डाई हैप में एंट्री करता है, फैटी एसिड जो है एसिटाइल कोए में एंट्री करता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी। प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ पर एंट्री करेगा, प्रोटीन एंट्री करेगा अमाइनो एसिड पे। रुक जाओ, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड कहाँ पर एंट्री करेगा, पायरूवेट एसिटाइल कोए एंड क्रेब्स साइकिल में। पायरूवेट एसिटाइल कोए एंड क्रेब्स साइकिल। कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोलिसिस में एंट्री करेगा, सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस में एंट्री करेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस में एंट्री करता है। प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड होता है वो पायरूवेट एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल सब में एंट्री करता है। फैट का जो ग्लिसरॉल होता है वो डाई है, और फैटी एसिड जो होता है वो एसिटाइल कोए में एंट्री करता है, और इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, फर्स्ट क्लास में ही मैंने बता दिया था, रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, तोड़ना, ब्रेकडाउन। लेकिन जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है ना, रेस्पिरेटरी जो पाथवे होता है वो एम्फीबॉलिक पाथवे होता है। रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस होता है लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबोलिक, यानी कि कैटाबोलिक भी है एनाबोलिक भी होता है, दोनों को मिलाकर हम एम्फीबोलिक कहते हैं, ठीक है। एम्फीबोलिक रेस्पिरेशन यानी कि आप ऐसे समझो, रेस्पिरेशन में सिर्फ कैटाबोलिक देखने को मिलेगा, और रेस्पिरेटरी पाथवे में आपको कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों को देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सिर्फ कैटाबोलिक देखने को मिलेगा। जब दोनों देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है, एम्फीबोलिक पाथवे, समझ गए। चलो, हमारा ETS होता है ख़त्म, कितना वक्त लगा हमको, करीब 20 मिनट के आसपास वक्त लगा, ठीक है। जितना मैंने ETS में पढ़ाया है 20 मिनट के अंदर ये इनफ है, मोर देन इनफ। मोर देन इनफ अगर नहीं भी कहोगे तो सफिशिएंट है, आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा कुछ इससे आपका बन जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। आप पढ़ो, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बना ना तो फिर मुझे बताना, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, पायरूवेट, ये तो ग्लाइकोलिसिस से तो पायरूवेट आएगा, मैंने ये बता दिया था। एक्चुअली देखो जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दो बार पढ़ा दिया था, सेकंड लेक्चर में भी मैं ये एक बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। एक ही चीज़ है, मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन वही बात अगर मैं फिर से नहीं बताऊँगा तो आपको लगेगा कि भैया ने नहीं बताया ये, तो ये इसीलिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने ये पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया था मैंने, अगर पार्शियल होगा, कोई भी पार्शियल रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पर कोई भी CO2 नहीं होगा। अगर कंप्लीट यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर कंप्लीट रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहाँ पर 6 CO2 फॉर्म होगा। और अगर
इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो वहाँ पर 1 CO2, 2 CO2, 3 CO2, यानी कि 1 से 5 के आसपास CO2 वहाँ पर होंगे। ठीक है, पहले तो पाइरूवेट सबके लिए कॉमन प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, सबके लिए ही ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे होता है। तो पाइरूवेट बन गया, पहले तो ग्लाइकोलिसिस से पाइरूवेट बन गया। अब आ जाते हैं एरोबिक में। एरोबिक में CO2H2 बन गया। ये जो आप पढ़े ना, ये जो आप पढ़े, पहले तो पाइरूवेट ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पाइरूवेट बना, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन हुआ, फिर उससे क्रेब्स साइकिल हुआ, ETS हुआ। ये जो पाथवे था, पूरा पाथवे, ये पूरा पाथवे एरोबिक था। क्या था? एरोबिक। NCERT पे ये जो छोटे टॉपिक है दो एनारोबिक में, एनारोबिक के अंदर क्या क्या आता है? एनारोबिक के अंदर आता है ये इथानॉल वाला पार्ट और लैक्टिक एसिड वाला पार्ट। ठीक है, पाइरूवेट सबके लिए कॉमन प्रोसेस होता है। एरोबिक में ये तो तैयार हो जाता है, मैंने पढ़ा दिया, और आता है इथानॉल एंड लैक्टिक एसिड वाला पार्ट। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या? लैक्टिक एसिड। अब सभी को पता है, जब आप छोटे थे तब से आपको ये पता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, एक्सरसाइज जब करते हो तब क्या होता है? तब जो आपके शरीर के अंदर लैक्टिक, मसल के अंदर, शरीर के अंदर, हम एक ही बात है, मसल के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। उससे आपको दर्द होना स्टार्ट होता है। होता है कि जब मसल में दर्द हो तब समझना कि आपका जो मसल में लैक्टिक एसिड बहुत सारा तैयार हो गया। ठीक है, इसीलिए आपको मसल में दर्द हो रहा है। तो वैसे ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये पढ़ना होगा, मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा पढ़ना होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी है, लेकिन हाँ वही बात कि आपको पढ़ना है। चलो साफ कर लेते हैं, हो गया साफ। ये देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पहले तो ये देखो लैक्टिक एसिड ये एनारोबिक प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ से तो पूरा जो है ये पूरा है मैंने की कंप्लीट जो है, जितना मैक्सिमम एनर्जी तो यहाँ से रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई भी फूड से अगर 100 किलो कैलोरी अगर एनर्जी आपको मिलता है एरोबिक के द्वारा, तो एनारोबिक में मैक्सिमम तो आपको नहीं मिलेगा, उससे कम मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको नहीं मिलेगा। तो क्या होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपको लेस देन 7% एनर्जी मिलता है। क्या? लेस देन 7%, लेस देन 7%। और अगर 13% हो गया तो खुद ही पॉइजनस हो जाएगा। वो तो ईस्ट के बारे में वो छोड़ दो, वो वहाँ पर पढ़ेंगे, बताऊँगा। ETS में जो होता है डिपेंड करता है किसके ऊपर? O2 के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर वो डिपेंड करता है ETS। अगर ऑक्सीजन अगर कम होगा तो ETS भी स्टॉप हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा चलता है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगर समझ में ना आया हो छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, समझने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये पार्ट से, ये पार्ट को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो। सिर्फ ये समझ लो 7% एनर्जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में रिलीज होते हैं। ये मेकानिज़म मैंने लिखा है, मेकानिज़म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। फिर भी अगर मन हो तो मेकानिज़म याद कर भी सकते हो, तो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने जो है स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। याद करने की ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही आपको पता रहे इसीलिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलो पहले तो ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट का रिडक्शन होकर लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, ये ETS में अगर चला जाएगा, ETS में चला जाएगा, यहाँ से NADH बनेगा और फिर ये ग्लाइकोलिसिस पे जाएगा, ग्लाइकोलिसिस से यहाँ पर फिर से ग्लूकोज में जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, यहाँ से फिर NADH बनेगा, फिर ये यहाँ पर आएगा और ETS रन होगा। मैंने आपको बताया था ETS ऑक्सीजन, NADH और FADH2 इन तीनों के अलावा ये रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए तभी ETS रन करेगा। तो ये एरोबिक वाला कंडीशन हो गया, ये एरोबिक वाला कंडीशन मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, एरोबिक वाला यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, बाकी जो ये प्रोसेस है पाइरूवेट से, पाइरूवेट का रिडक्शन होकर लैक्टिक एसिड बनता है, ये एनारोबिक है।
ग्लाइकोलिसिस के दौरान NADH बनता है, ये NADH ETS में जाता है, ETS से फिर NADH बनता है, ये NADH फिर ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा। सॉरी, NAD प्लस, मैं गलत भूल गया, सॉरी, फिर से बताता हूँ। चलो, ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पाइरूवेट बनता है तब NAD प्लस निकलता है, 2 मॉलिक्यूल NADH। यार रुको, थोड़ा सा पानी पीने दो पहले, रुको। चलो, ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पाइरूवेट बनता है तब 2 मॉलिक्यूल NADH बनता है, पढ़ाया था ग्लाइकोलिसिस में बनता है। NADH ETS में जाता है, कहाँ पर? ETS में। मैंने कहा था ऑक्सीजन, NADH एंड FADH2 के अलावा ETS रन नहीं करेगा। अगर ETS को होना है तो ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी है। ETS हुआ, फिर ETS में NADH से NAD प्लस बना कि नहीं? ये NAD प्लस फिर ग्लाइकोलिसिस में चला गया। ग्लाइकोलिसिस के जो 6 स्टेप थे, यानी कि रुको, जब ये ऊपर से थोड़ा सा PgAl से जब O 1,3 B, ये क्या हो रहा है, BPG ये जब बन रहा था तो वहाँ पर हुआ था कि नहीं? NAD प्लस से NADH हुआ था। और ETS में क्या हुआ था? इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। चलो, ये हुआ था, तो ये हुआ था कि नहीं? ये हुआ था। अब क्या होगा? अब ये होता है कि जो ETS होता है, ETS होता है, ETS में क्या होता है? ETS में होता है NADH से NAD प्लस, यहाँ से NADH बना, NADH ETS से आया, ETS में अब NADH से NAD प्लस बना, ये NAD प्लस अब फिर से ग्लाइकोलिसिस में चला गया। ये साइक्लिक प्रोसेस है। NADH ETS में आया, ETS में फिर NAD प्लस बना, NAD प्लस ग्लाइकोलिसिस में गया, वहाँ पर अब फिर से NAD प्लस से NADH बना, NADH फिर से ETS में आया। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये साइक्लिक प्रोसेस ही मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है? यहाँ पर मैंने दिखाया, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने दिखाया है, ठीक है? ऐसा होता है। और ये जो होता है पाइरूवेट के रिडक्शन से लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है? आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है? एक मज़ेदार बात मैं यहाँ पर बताता हूँ पहले, ठीक है? मज़ेदार बात क्या है, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है? बहुत ही पसंद आएगा। इथानॉल हो चाहे लैक्टिक एसिड हो, जब भी कभी ATP के नंबर पूछे, ATP हमेशा 2 होगा, ये याद रखना। जिंदगी में लिख लो ये कॉपी में, जिंदगी में अगर कभी भी इथानॉल और लैक्टिक एसिड का ATP पूछे तो हमेशा 2 होगा। लैक्टिक एसिड में CO2 प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? ये पार्शियल है। क्या है? पार्शियल है। पार्शियल रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस नहीं होता। ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड, सॉरी, इथानॉल का रेस्पिरेशन कैसा है? इथानॉल का रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन है, 2 CO2 प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोलिसिस जब होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस जब होता है वो कॉम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है। जब इथानॉल होता है तब वो इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है। जब लैक्टिक एसिड होता है तब वो पार्शियल रेस्पिरेशन होता है। पार्शियल रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए लैक्टिक एसिड में कोई भी CO2 प्रोड्यूस नहीं होता। जब कभी भी लैक्टिक एसिड के बारे में पूछे, वहाँ पर पार्शियल रेस्पिरेशन होता है,
इसीलिए वहाँ पर कोई भी CO2 प्रोड्यूस नहीं होता। जब भी इथेनॉल पूछे तो वहाँ पर इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए 2 CO2 होते हैं। और जब कभी भी ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस के बारे में पूछे तब वहाँ पर एक पाइरूवेट से 3 CO2 बनता है। याद रहेगा सबको? याद रहेगा? एक बार लिख देता हूँ, चलो देखो देखो पहले क्या आता है? पहले आता है लैक्टिक एसिड। ब्लैक चाहिए, ब्लैक। पहले आता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड में कैसा देखने को मिलता है? पार्शियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल फर्मेंटेशन। उसमें किस तरह के रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। उसमें जो CO2 होता है वो 2 होता है, 2 CO2 प्रोड्यूस होता है। और जब भी ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो, अगर जब भी कोई ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन हो तो किस तरह का रेस्पिरेशन होता है? वो होता है कॉम्प्लीट रेस्पिरेशन। वहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होता है। कितना? एक पाइरूवेट से 3 CO2 प्रोड्यूस होता है। अगर ग्लूकोज से पूछे, अगर पाइरूवेट से पूछे इतना, अगर ग्लूकोज में पूरा पाथवे में पूछे तो 4, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में तो एक CO2 निकल जाता है ना, वो वहाँ पर एक CO2 और यहाँ पर टोटल 3 CO2 मिलाकर कितना हुआ? टोटल 4 CO2 हो जाएगा तब, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, अब समझ जाओगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जो कैलकुलेशन का मेथड है सिर्फ ये समझो, ठीक है, समझ गए? मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने, चलो। ATP होता है 2, मैं तो ये बता दिया था 2 ATP होगा। इथेनॉल हो चाहे लैक्टिक एसिड, जहाँ पर भी पढ़ो ATP सभी जगह 2 होंगे। सिर्फ ये याद रखना लैक्टिक एसिड के द्वारा CO2 प्रोड्यूस नहीं होता, अल्कोहल के द्वारा CO2 प्रोड्यूस होता है। और जो होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है एनारोबिक के लिए, जब भी आप इथेनॉल के बारे में पढ़ो तो वहाँ पर होता है CO2 एंड इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल CO2 और इथेनॉल। जब एरोबिक में पढ़ोगे कंप्लीट रेस्पिरेशन होगा तब क्या होगा? 6 CO2 एंड 6 H2, यानी कि 6 मॉलिक्यूल का CO2, 6 मॉलिक्यूल H2O। समझ गए? चलो, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड है इसीलिए लैक्टेट, लैक्टिक एसिड है इसीलिए लैक्टेट। और मैंने तो कहा था जब भी सिंगल एंजाइम के हो, कहीं पर भी सिंगल एंजाइम हो, हमेशा डिहाइड्रोजिनेज होता है। कल के लेक्चर में भी मैंने ये बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। जब भी कहीं पर सिंगल एंजाइम हो हमेशा याद रखना डिहाइड्रोजिनेज होता है, ठीक है। एक जगह है जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज नहीं होगा, वहाँ पर 2 एंजाइम है, इसके बाद ही है, अल्कोहल के द्वारा है। मैंने जब अल्कोहल पढ़ेंगे तब दिखाऊंगा, ठीक है। लोकेशन क्या होता है? साइटोप्लाज्म। लोकेशन होता है साइटोप्लाज्म। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट तो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड से लैक्टेट याद रखो या लैक्टेट से लैक्टिक एसिड, आपके मर्जी, ठीक है। रेड मसल में लैक्टिक एसिड देखने को नहीं मिलता, व्हाइट मसल में लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। रेड मसल पे लैक्टिक एसिड देखने को नहीं मिलता, व्हाइट मसल पे लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलो, फाइनल, सॉरी रुक जाओ, थोड़ा सा पेन का गड़बड़ हो गया, पेन ठीक है। चलो, इथेनॉल फॉर्मेशन। इथेनॉल फॉर्मेशन क्या होता है? ग्लूकोज तो बताया, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के दौरान पाइरूवेट आया, 2 ATP, नेट ATP जो है 4-2, नेट ATP निकल गया, 2 NADH में निकल गया, अल्कोहल बना। इथेनॉल अल्कोहल एक ही चीज़ है। किससे बना? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। मेन एंजाइम जो है वो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल बनेगा तो वहाँ पर अल्कोहल ही मेन एंजाइम होगा ना, इथेनॉल बनेगा अल्कोहल बनेगा, जो भी कहो एक ही चीज़ है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज मेन एंजाइम होगा, उसके एक्टिवेटर के लिए एक्टिवेशन के लिए क्या लगेगा? Zn2+। क्या लगेगा? Zn2+। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर भूल गए और क्वेश्चन में आ गया, जो कि आया है, तो फिर मुझे मत बोलना कि भैया बताया नहीं। मैंने बता दिया
याद रखने की काम आपको है। हेक्सोजिनेज का याद है, हेक्सोकाइनेज का याद है, मैग्नीशियम था, हेक्सोकाइनेज का मैग्नीशियम था, इसका Zn2+ है, इसका क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का क्या है, Zn2+ है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या था, Mg2+ था, Na+, एंड TPP था, याद है, याद है? अगर याद नहीं है मैंने बता दिया, याद कर लो, नोट्स के कॉपी को थोड़ा सा उलट कर देखो, याद हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल बन रहा है तो मेन एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होगा। टोटल एटीपी तो 2 होगा, मैंने बता दिया था, अल्कोहल हो चाहे लैक्टिक एसिड हो, एटीपी हमेशा 2 ही बनेगा। CO2 जो होता है 2 मॉलिक्यूल CO2 बनता है, क्योंकि ये कैसा है, ये इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन है, इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन, इसीलिए। एंजाइम क्या है, एंजाइम है पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एक्स्ट्रा है, अल्कोहल मेन है, इसीलिए ये ऐसे याद रखना है, अल्कोहल मेन है इसीलिए डिहाइड्रोजिनेज हो गया अल्कोहल के साथ, और पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो लिखा हुआ है, ये कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ये पूछने पे आया है, नीट पे आया है, ये प्रीवियस ईयर है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये याद हो जाए, टेक्निक याद हो जाए, ठीक है। टेक्निक को याद करो, मैं जो बताने की कोशिश करो समझो, नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से रिवर्स करो, बैक करो, कुछ भी करो, देखो फिर भी समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स तो आपके लिए है ही, कमेंट करो, मैं आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी कोसेंट। रेस्पिरेटरी कोसेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम ऑफ O2, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ O2 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 करके हम रेस्पिरेटरी कोसेंट निकल सकते हैं। रेस्पिरेटरी कोसेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, रेस्पिरेटरी कोसेंट का सिग्निफिकेंस है, इससे हमको 2 चीज़ पता चलता है, 2 चीज़, ज़्यादा नहीं, 2 चीज़। वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी कोसेंट टेल्स अबाउट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कैसा टाइप का हो रहा है, और रेस्पिरेटरी कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन हो रहा है, या पार्शियल रेस्पिरेशन हो रहा है, या कम्प्लीट रेस्पिरेशन हो रहा है, कौन कैसा रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है। और अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में बोलता है, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, और क्या था, अमाइनो एसिड था। टोटल 4 टाइप्स के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट थे, उसमें से ये कौन सा है जिसका रेस्पिरेशन हो रहा है, कौन सा है। It is not possible to calculate respiratory quotient of organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी कोसेंट आप निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते, वहाँ पर फैट भी होगा, वहाँ पर प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, ऑर्गेनिक एसिड भी होगा, सबका रेस्पिरेटरी कोसेंट अलग अलग होगा, वैरायटी टाइप का रेस्पिरेटरी कोसेंट मिलेगा, सब तो मिलजुल कर रहेगा ना। आप किसी एक टाइम में किसी एक ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का आप रेस्पिरेटरी कोसेंट निकल सकते हो, अगर वो मिक्सचर रहे, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर रहे, तब आप नहीं निकल सकते। इसीलिए ये इम्पॉसिबल होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी कोसेंट निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ वैल्यू है, ये याद रखो, एरोबिक का यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन का रेस्पिरेटरी कोसेंट हमेशा 1 होता है, एनारोबिक का हमेशा इन्फिनिटी होता है, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन होता है ना, एनारोबिक में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा, इसीलिए इन्फिनिटी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोसेंट हमेशा 1 होता है, फैट का स्पेसिफिकली ट्राईपाल्मिटिन दिया है एनसीईआरटी पे, ट्राईपाल्मिटिन याद रखना 0.7 होता है, 0.7 फैट का कम होता है। प्रोटीन का कितना होता है, प्रोटीन का 0.9 होता है, ये याद रखना, प्रीवियस ईयर में आया है, बताना मत फिर कि भैया ने बताया नहीं, प्रीवियस ईयर में आया है ट्राईपाल्मिटिन। ये क्या है, ये PYQ है, ये क्या है यार, फिर बताना मत, मैंने बताया नहीं। ट्राईपाल्मिटिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना 0.7, और प्रोटीन 0.9 होता है, ठीक है। चलो अब आप समझोगे कैसे, देखो आएगा, इसके अंदर ही आएगा, एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, अगर किसी भी
यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये लिखा है एग्जाम्पल यहाँ पर, फिर मैं एक दूसरे पेज में लिख कर अच्छे से समझाता हूँ। मान लो कोई भी सबस्ट्रेट है, उसका है क्या है C6H72 H12 ले लो, 6H12O6। इसका देखो जो है कार्बन जो है और ऑक्सीजन जो है नंबर ये सेम है, ठीक है। अगर किसी भी सबस्ट्रेट पे अगर कार्बन, रुक जाओ कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 6 है, अगर है तब ये क्या होगा, तब ये होगा कार्बोहाइड्रेट। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो नंबर है ये सेम होगा तब वो कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। आएगा तो ये सेम के बारे में ही आएगा, ठीक है। अगर आएगा तो सेम के बारे में ही आएगा, आपको देखकर पता चल जाएगा। क्वेश्चन में आएगा तो कार्बोहाइड्रेट जैसा ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि नीट के बाहर आता नहीं। जो समझने की कोशिश करो वो समझो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मान लो कोई सबस्ट्रेट है C40H78, O38। यहाँ पर भी देखो कार्बन का जो नंबर है, कार्बन का जो नंबर है और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो करीब करीब सेम है, करीब करीब वो सेम है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा। मैं क्या बता रहा हूँ, तभी से मैं बता रहा हूँ अगर कोई भी सबस्ट्रेट ऐसा दिया रहे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर करीब करीब सेम हो, सेम होना ही होगा, एक ही नंबर होना, ऐसा नहीं, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली सेम हो। मान लो कार्बन का रहा 70, ऑक्सीजन का रहा 69, सेम ही है ना, कहीं कोई सेम ही, तब वो सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होगा। और कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोशेंट तो आपको पता है 1 होता है, तब उसका जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलो मैं तभी से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ट्राईपाल्मिडीन का याद रखना वो 0.7 होता है, ठीक है। चलो ये जो कुछ मैंने लिखा है ये मैंने कहाँ से लिया है, PYQ से, ठीक है। मैंने PYQ को एनालिसिस किया और मुझे लगा कि ये जो थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। जैसे कि रोल ऑफ NAD+। NAD+ का रोल क्या होता है, ग्रीन कलर नहीं, अच्छा चलो ग्रीन कलर ठीक है। चलो रोल ऑफ NAD+ क्या होता है, एक तो होता है फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप पर ये फंक्शन करना, पहला तो इसका पहला रोल है। और दूसरा रोल है इट इज़ ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड सोर्स के रूप पर ये काम करता है और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप पर ये फंक्शन करता है, ठीक है, फंक्शन होता है इसका। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन ये टर्म तो आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन ये टर्म, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन का जो डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन सुन लो सर, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को छोड़कर ही अगर कोई एनर्जी रिलीज मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है और उसमें अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं हो, उसके बावजूद भी ऑक्सीडाइज हो जाता है सबस्ट्रेट, तब उसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। कोई भी एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस में अगर सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहे हो अथच वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट ही नहीं हो, तब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। समझ में आया? ये जो है FAD+ से FADH2 ये आपने देखा होगा, इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन नीट में आया है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं ये आपको लिखा दे रहा हूँ। FAD+ रिड्यूस हो जा रहा है FADH2 में, क्या FAD+ रिड्यूस हो रहा है FADH2 में। ये सीक्वेंस बहुत ही है, ETS का ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार ही फिलहाल आया है
लेकिन आ सकता है, ठीक है। पहले साइटोक्रोम बी आता है, फिर सी, ए एंड एट लास्ट A3, ठीक है। साइटोक्रोम बी पहले, साइटोक्रोम A3 लास्ट में, और मिडिल में आता है सी एंड ए। साइटोक्रोम बी, सी, ए एंड A3, ठीक है। ये सीक्वेंस है, याद रखना, ठीक है, सीक्वेंस याद रखना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वही फिर बात प्रीवियस ईयर में आया है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे छोड़ क्यों दो भाई, अगर आ गया फिर से, इसीलिए। 1992 की बात है, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं, बहुत ज़्यादा नया भी नहीं, ठीक है। एडमॉन, फिशर, एडविन एंड क्रेब्स, 4 साइंटिस्ट थे। एडमॉन, फिशर, एडविन एंड क्रेब्स, 4 साइंटिस्ट मिलकर एक थ्योरी दिया है, ऐसा आप कह सकते हो, रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। उसका नाम क्या था? रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। 1992 में एमडॉन, फिशर, एडविन, क्रेब्स ने ये एक थ्योरी दिया, उसका नाम था रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। ये देखो, एक मोल एटीपी कितना एनर्जी लिबरेट कर सकता है? 12 किलो कैलोरी। कितना? 12 किलो कैलोरी। 1 मोल एटीपी टोटल 12 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट कर सकता है। रेस्पिरेटोमीटर क्या होता है? रेस्पिरोमीटर क्या होता है? ये रेस्पिरेशन का रेट को मेजर करता है। रेस्पिरोमीटर रेस्पिरेशन का रेट को मेजर करता है। क्या करता है? रेस्पिरोमीटर रेस्पिरेशन के रेट को मेजर करता है। बॉक्स ठीक से नहीं बन रहा, ये बन गया, चलो। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑकर ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट। एक क्वेश्चन हो सकता है कि रेस्पिरेशन का डे और नाइट दोनों टाइम में ही होगा? हाँ, प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन जो है डे और नाइट दोनों में होगा। और जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो लोकेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया है नीट में कई बार है, इसीलिए लिख दिया है। और नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगा ना, चलो। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो लोकेटेड होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेटरी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया पे लोकेटेड होता है, ठीक है। एनएडी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, एनएडी क्या होता है? मैं थोड़ा सा असल में मैं वीक हो जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा, मैंने क्या बताऊँ, जब से मैं थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया, तो इसीलिए मुझे रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एनएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फास्ट डिस्कवर एंजाइम कौन सा था? फास्ट डिस्कवर्ड एंजाइम था जाइमेज। कहाँ से लिया था? ईस्ट से। कहाँ से? ईस्ट से। जाइमेज था फास्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, था जाइमेज, और लिया था ईस्ट से। 2 और चीज़ें हैं, सिर्फ याद रखना। मैलेट एस्पर्टेट सटल क्या होता है? 38 होता है। और ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल क्या होता है? 36 होता है। ये सिर्फ याद रख लेना, ठीक है, मेरे मानो सिर्फ याद रख लेना, ज़रूरत नहीं है, आएगा नहीं, फिर भी याद रख लेना, ठीक है। चलो, मैलेट एस्पर्टेट सटल होता है 38 और ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल होता है 36। और है? नहीं, और नहीं। करीब मुझे लगता है 50 मिनट के आसपास हुआ है क्लास को, और हमारा जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक और क्लास शायद इन्वायरमेंटल इशू का मैं आज अपलोड करूँगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू भी 2 या 3 दिन लगेगा, ठीक है। एक्चुअली वो जो है वो, अगर मैं पढ़ाने की अगर सोचूँ, सिर्फ NCERT का अगर पेज लेकर मैं आ जाऊँ तो 1 दिन में हो जाएगा, आधा घंटा का वो क्लास होगा, ठीक है। लेकिन मैं खुद वो जो नोट्स है उसको बनाकर मैं ले आऊँगा, PYQ एनालिसिस करके भी मैं ले आऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और पढ़ाने भी टाइम लगेगा, ठीक है। लेट हो गया मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, PYQ नहीं करेंगे, जैसा चल रहा था वैसा ही करेंगे। सिर्फ क्या होगा, हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, यानी कि पढ़ाने का जो स्पीड है वो एक ही रहेगा, लेकिन क्लास ज़्यादा आएंगे। एक दिन में पहले 1 क्लास आ रहा था, अभी 2 क्लास आएंगे। हो सके तो अगर छोटा चैप्टर का भी रहेगा तो मैं
3 क्लास भी मैं दे सकता हूँ एक दिन में, ठीक है, ऐसा बात है। और देखते हैं, हो सके तो मैं आज पूरी कोशिश करूँगा, 100% मैं कोशिश करूँगा कि आज एनवायरमेंटल इशू का मैं क्लास दे दूँ। वीडियो को अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको आज के क्लास में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके देखो, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो फिर कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में समझा दूंगा। कल की क्लास होगी, कुछ नया चैप्टर कल नहीं होगा, नया चैप्टर होगा तो आज होगा, वो भी जैसे रैंडम चल रहा है वैसे ही रैंडम चलेगा, ठीक है। कल की क्लास होगी हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के ऊपर। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के ऊपर मतलब जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का जो मैंने पढ़ा दिया अच्छे से पढ़ लेना, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। परसों को इसका PYQ सेशन भी होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल इशू जो चैप्टर है वो भी चलेगा, ठीक है, याद रखना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।